चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओगे। इसी थॉट ऑफ द डे के साथ हम आज अपने अपने क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। और ये अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ही न केवल, बल्कि उत्तर प्रदेश की पीसीएस से रिलेटेड जो अभी आरंभिक परीक्षा है होने वाली है, आगामी परीक्षा होने वाली है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी आप पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनना 100% तय है। और जैसे कि आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिकारी की वैकेंसी उसकी परीक्षा होने वाली है, उसमें ये टॉपिक स्पेशली 65 मार्क्स का दिया हुआ है। तो उसके लिए कम से कम 35 मार्क्स, या आप कह सकते हैं 60 to 70% टॉपिक इसी संविधान संशोधन से आएगा। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो कि स्टार्ट हुआ था। तो ये अधिनियम जो प्रभावी हुआ 20 अप्रैल 1993 से। और इसमें क्या क्या दिया गया कि भारत गणराज्य के 43वें वर्ष संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियम किया गया है। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ आपको लग रहा होगा कि बहुत डिटेल में हम कहीं से भी शॉर्टकट पढ़ लेंगे, तो मैं आपको बता दूं, एक बार आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए बिल्कुल अच्छे से। जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, फिर आप कहीं से भी इसको पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद आते रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आजकल आपने एग्जाम का पैटर्न देख लिया है। अब ऐसे नहीं पूछ रहा कि महिलाओं को आरक्षण कौन से आर्टिकल में दिया गया है, सबको पता है 243 घ में, ऐसे नहीं पूछ रहा, ठीक है ना। आपसे उसके और अंदर जाके पूछ रहे हैं, या आपसे ये नहीं पूछेगा कि पंचायतों की संरचना का उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है, नहीं, क्वेश्चन को घुमा फिरा के तोल मोड़ के पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243, अगर हम पंचायतों के लेवल की बात करें तो 243 से लेके आर्टिकल 243 से लेकर, ठीक है, 243 से लेकर 243 ओ तक इस अधिनियम का विस्तार है पंचायतों में। अगर हम नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन को लेके तो वो 243 पी से स्टार्ट है, उसको छोड़ देते हैं। तो 243 से लेके 243 ओ तक अनुच्छेद 243 क्या कहता है? अनुच्छेद 243 सारी परिभाषाओं के बारे में कहता है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है कि संविधान का अनुच्छेद ये कहता है कि संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 73वां संशोधन अधिनियम 1992 कहलाया जाएगा, और यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, प्रवृत्त माने लागू होगा, जो केंद्रीय सरकार अपने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। संविधान के भाग 8 के पश्चात इसमें एक और भाग जोड़ा जाएगा, जिसका नाम है भाग 9, जिसका नाम है भाग 9, ठीक है ना, भाग 9 जोड़ा जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो भाग 9 की बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया 243 में परिभाषाएं दी गई हैं, याद रखना। अनुच्छेद 243 में आपसे कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन देगा कि इनमें से किस अनुच्छेद में परिभाषा, ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। तो आपके अनुच्छेद 243 ए या कै, 243 बी, 243 सी और डी 243। तो आप क्या कहोगे? ग्राम सभा तो सर 243 ए में लिखा गया है तो उस पर टिक कर जाओगे। नहीं, परिभाषाएं 243 में दी गई हैं, ग्राम सभा के बारे में बताया गया है 243 कै में, ठीक है ना। तो बात करते हैं अनुच्छेद 243 परिभाषाएं के बारे में। जिला, सबसे पहले जिला, ये जो कै खे गए हैं ये इस 243 के हैं, ना कि अनुच्छेद जो 243 कै 243 खे उससे रिलेटेड। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। 243 की परिभाषा की बात में इसमें कह रहा है कि जिला क्या है? जिला किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा बताया जाए। ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर संविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। यानी कि ग्राम सभा क्या है? जो भी उस क्षेत्र में निर्वाचक नामावली में, याद रखना, आप कुछ कहेंगे कि सर एक ऑप्शन आएगा कि 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी व्यक्ति, तो आप क्या करोगे? जल्दी जल्दी में उस पर टिक कर दोगे। नहीं, 18 वर्ष से उम्र के अधिक व्यक्ति तो होंगे ही, क्योंकि और वही व्यक्ति किस में होंगे? रजिस्टर्ड निर्वाचक नामे में। लेकिन ग्राम सभा में के लिए सदस्यता के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य है। उसके बाद मध्यवर्ती स्तर से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर जिसमें किसी राज्य का राज्यपाल इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंश जो है, आपको इतना तो समझ में आ गया कि मध्यवर्ती स्तर यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज है। एक आपका सबसे शीर्ष पर है जिला परिषद, सबसे शीर्ष पर है जिला, दूसरे पर अपने उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जनपद पंचायत या क्षेत्र पंचायत,
क्षेत्र पंचायत आप इसको कह सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत के नाम से फेमस है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत है। और तीसरा है और सबसे निचला स्तर है ग्राम पंचायत। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्यवर्ती स्तर पर ग्राम और जिला स्तरों के बीच में जो पंचायत है, जिसको हम कह रहे हैं क्षेत्र पंचायत, वो किसके द्वारा, किसकी प्रयोजना या किसकी अधिसूचना द्वारा लागू होगी, किसकी अधिसूचना द्वारा उसका विस्तार होगा। तो उसमें संसद, राज्य विधानमंडल, इस तरह के ऑप्शन और राज्यपाल देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये राज्य के राज्यपाल द्वारा, यानी कि किसी राज्य का राज्यपाल इस भाग के लिए मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के गठन की अधिसूचना जारी करेगा। पंचायत से ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था है, ठीक है, अलग अलग राज्यों में, चाहे वो किसी भी नाम से हो। पंचायत क्षेत्र से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र, जनसंख्या जो उसके पहले पूर्ववर्ती जनगणना हुई हो, जैसे हमारी 2011 की हुई है। ग्राम को भी कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा। इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में कोई भी विनिर्दिष्ट ग्राम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 क की, जिसमें क्या बताया गया है, ग्राम सभा के बारे में। फिर से मैं बोल रहा हूं, ग्राम सभा के बारे में, ना कि ग्राम सभा की परिभाषा। ध्यान से सुनना, ग्राम सभा के बारे में। अगर ऑप्शन में अनुच्छेद 243 है और आपसे पूछा गया है ग्राम सभा की परिभाषा किस में दी गई है, तो आप ग्राम सभा की परिभाषा 243 को ही क्लिक करोगे। हाँ, अगर ऑप्शन में 243 नहीं है और तब 243 कह दिया हुआ है, तब आप 243 को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 243 क्या कहता है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। इसका मतलब क्या है कि ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं उसके ऊपर जो नियम है वो राज्य का विधानमंडल बना रहा है, और राज्य का विधानमंडल जिस प्रकार की विधि बना रहा है उस विधि को पालन करने का दायित्व किसका है, ग्राम सभा का है, ठीक है। ग्राम सभा में कौन आएंगे, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत सभी व्यक्ति उस पर्टिकुलर ग्राम सभा के, ठीक है। अगर हम 243 ख की बात करें तो 243 ख पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 243 ख किसकी बात कर रहा है, पंचायतों के गठन की। किसकी, पंचायतों के गठन की। तो 243 ख का दूसरा ऑप्शन या ख का उपखंड 2 कहता है कि खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी संख्या 20 लाख से अनधिक हो। यानी कि पंचायतों का गठन है, इसमें 2 उपखंड हैं कि 3 स्तरों पर, ग्राम पर, मध्यवर्ती पर और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन की प्रावधान किया गया है, लेकिन मध्यवर्ती स्तर पर उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी संख्या 20 लाख ना हो, एटलीस्ट 20 लाख से कम ना हो, ठीक है ना। उस पर मध्यवर्ती स्तर, जिसको हम क्षेत्र पंचायत या जनपद पंचायत कह रहे हैं, का गठन नहीं किया जाएगा। इसके बाद 243 ग कहता है कि इस बात 243 ग में आपको बताया गया है पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना। और ग का उपखंड ए कहता है कि इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा। ये थोड़ा प्योर हिंदी है, मैं आपको समझाता हूँ कि राज्य का विधानमंडल, कौन, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा मतलब जो भी नियम होंगे उसके लिए पंचायतों की संरचना के बारे में नियम बता सकता है। लेकिन किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में एक ही हो। समझ रहे हैं कि जनसंख्या का जो हम पंचायत में निर्वाचन द्वारा भर रहे हैं उसका पूरे राज्य में एक ही अनुपात हो जनसंख्या के साथ, उसी हिसाब से आप पंचायत की संरचना कर सकते हैं। उपखंड 2 कह रहा है किसी पंचायत के सभी स्थान, किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से हम चुनाव कराएंगे। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसके स्थानों की संख्या से अनुपात पंचायत क्षेत्र में 1 हो। और किसी उपखंड 3 कहता है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर या पंचायतों में ऐसी राज्यों की दशा में जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायतों में पंचायत लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं
जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः ये समाविष्ट है। ऐसी पंचायतों में राज्यसभा के सदस्यों का, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का जहां वे मध्यवर्ती स्तर पर है या मध्यवर्ती स्तर पर नहीं है, या जहां भी जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, पंचायत के अध्यक्ष, किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को, चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हो या नहीं, पंचायत के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा। मैं आपको पूरा बताता हूँ यहाँ से, ये आपका यहाँ से बताया गया है कि ऐसी किसी राज्य का विधानमंडल क्या उपबंध कर रहा है, ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष हो गए और मध्यवर्ती स्तर पर हो गए। मध्यवर्ती स्तर जिस राज्य में है तो, नहीं है तो। फिर अब ये तो हमारे हो गई ग्राम स्तर की बात। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज मध्यवर्ती स्तर पर। अभी आप इसको यहीं होल्ड करके रखिए। हमने क्या कहा, ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष या मध्यवर्ती स्तर पर अगर है तो। दूसरा, ग्राम स्तर से ऊपर हमारी पंचायत कौन सी है, मध्यवर्ती स्तर। तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का और जिला स्तर पर। अब तीसरे उसमें आते हैं लोकसभा के सदस्यों का या राज्य की विधानसभा के सदस्यों का, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आप कह सकते हो, जैसे आपके राज्य के, आपके क्षेत्र का विधायक, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का, जैसे आपने एमएलसी वगैरह के वोट दिए होंगे, वो सदस्य, ठीक है। और मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है कोई आदमी, ठीक है। और जिला स्तर पर किसी पंचायत के भीतर में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है। उसके बाद किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को, यानी कि चाहे वो पंचायत क्षेत्र में उस प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, लेकिन पंचायत के अधिवेशन में मत देने का अधिकार उनको है, चाहे वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र से चुने गए हैं है या नहीं। लेकिन उस क्षेत्र में भाई ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर निर्वाचक में नहीं होगा कोई आदमी, हो सकता है ब्लॉक स्तर पर हो सकता है वो जिला स्तर पर हो, तो उसको उन पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होगा। अब 243 ग का 5 कह रहा है कि ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन, ग्राम स्तर पर किसी अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित की जाए किया जाएगा। और साथ ही साथ मध्यवर्ती स्तर पर भी किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपनों में से किया जाएगा। पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन के लिए विधि कौन बनाएगी, राज्य का विधानमंडल। और मध्यवर्ती या जिला स्तर पर अध्यक्ष का निर्वाचन जो सदस्य आप चुन के भेजे हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, उनमें से ही किया जाएगा। अब ये ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष, जैसे हम कह सकते हैं ग्राम स्तर पर किसी पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान है, तो आप कहोगे सर ग्राम प्रधान को भी तो हम प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरते हैं। नहीं, भरते तो हम प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ही हैं, लेकिन उस प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए विधि कौन बना रहा है, वो विधि बना रहा है आपका राज्य का विधानमंडल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 घ। यहाँ से कम 2 क्वेश्चन तो ग्राम पंचायत अधिकारी में 100% मिलने वाले हैं। मैं इस बात की आपको लिख के गारंटी दे सकता हूँ। ये 4 स्टार की आर्टिकल है, ये 4 स्टार का आर्टिकल है आपका 243 घ। अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं। 243 घ, एक सेकेंड, 243 घ आपका पंचायतों के आरक्षण की बात करता है। 243 घ पंचायतों के आरक्षण की बात करता है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ये निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएंगे। ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात है ये, कि जो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्थान आरक्षित रहेंगे, जो आरक्षण आप दे रहे हो, उन आरक्षित स्थानों का अनुपात प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से वही अनुपात होगा जो उस पर्टिकुलर पंचायत क्षेत्र में एससी या एसटी की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की जनसंख्या से है। जैसे एससी एसटी की जनसंख्या का अनुपात 2:5 में है, ये 5 कुल जनसंख्या है और ये एससी या एसटी की जनसंख्या है, तो आरक्षण भी इसी अनुपात में देना होगा। सीटें भी आपको 5 में से 2 ही देनी होंगी, ऐसा नहीं आप 3 दे दोगे या 1 दे दोगे। आ रही बात समझ में? उसके बाद इस खंड 1 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जाति या जनजाति की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। ध्यान से सुनना, ये हम क्या कह रहे हैं, ये महिलाओं के लिए आरक्षण की बात तो कर रहा है, लेकिन घ का 2 क्या कह रहा है कि एससी या एसटी की स्त्रियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। कितने? 1/3। अभी हमने जनरल की बात नहीं करी यहाँ पे, मैं इस
पूरे उपखंड में सभी महिलाओं के लिए है या सभी SC ST के लिए, लेकिन यहाँ पर जो घ का उपखंड 2 कह रहा है, ये कह रहा है कि केवल SC या ST की स्त्रियों के लिए। अब अगर हम अगली बात करें, घ का उपखंड 3 कह रहा है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान की कुल संख्या का कम से कम 1/3 स्थान, जिसके अंदर ऊपर वाला खंड भी आएगा, ये वाला भी ध्यान से सुनना, खंड 1 भी आएगा, इसके अंदर SC और ST की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत क्षेत्र में चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएंगे। तो उपखंड 4 कह रहा है कि ग्राम या किसी अन्य स्तर पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित किए जाएंगे जो राज्य का विधानमंडल विधि बनाए, परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में SC और ST के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात कुल जनसंख्या के अनुपात के साथ ही रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। एक बात मैं और नोट करा दूं आपको यहाँ पर कि संविधान में या इस संशोधन में मिनिमम आरक्षण की तो बात की गई है, कम से कम एटलीस्ट आरक्षण की तो बात की गई है, जो कि क्या है 1/3 की, 1/3 से कम आरक्षण नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम आरक्षण की बात नहीं की गई है, अधिकतम कितना आरक्षण देना है उसकी बात नहीं की गई है। ठीक है, खंड 1 खंड 2 के अधीन स्थानों का आरक्षण, अध्यक्ष पदों का आरक्षण 334 अनुच्छेद की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा और इस भाग की कोई बात राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के किसी स्तर पर पंचायत के स्थानों के या पंचायत में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट, किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और थोड़ा सा शेयर करें और कोई भी सजेशन हो तो दें, जिससे हम आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। थैंक यू वेरी मच।